कल मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया जिसका नाम राहुल है। बहुत डरा हुआ था, बहुत परेशान था, बहुत कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बोला कि सर मैंने आपका ये वीडियो देखा जिसमें 45 दिनों में मैथ की सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। सर इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने सिलेबस को 3 भाग में बांट लिया, इजी, मीडियम, हार्ड। जब मैं इजी वाले चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा टॉपिक पढ़ूं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये प्रॉब्लम सिर्फ राहुल का नहीं है। आज के समय बिहार बोर्ड का वो हर एक छात्र जो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर चुका होगा वो इस समस्या से जूझ रहा होगा। तो बहुत चिंता नहीं करनी है, कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर का साथ मरुस्थल में भी जल निकलेगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है स्वराज कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर अध्याय के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिना कंप्लीट किए आप एग्जाम में जा ही नहीं सकते। यानी आज वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके एग्जाम में आने की संभावना 99% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और आपको पता है ना, वास्तविक संख्या आपके लिए सबसे आसान सा चैप्टर रहने वाला है और इससे कम से कम 5 नंबर के सवाल जरूर आते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा निकालने। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और दूसरा जो हमारे सब्जेक्टिव में जो 2 नंबर 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं वो कहां से आते हैं, वो आते हैं अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। जैसे √2 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करने कहीं आ जाए, कहीं हमारे पास हो सकता है 2 + √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से। इसके बाद दूसरा अध्याय अपना बहुपद। बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है क्योंकि अगर आपने बहुपद अच्छे से कर लिया तो आपका चौथा अध्याय द्विघात समीकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुपद में मैं जिस विधि से शून्यक निकालता हूं उसी विधि से द्विघात समीकरण में मैं मूल निकाल सकता हूं। यानी बहुपद में जो भी मैं काम करूंगा सेम काम मैं द्विघात समीकरण में करने वाला हूं। तो क्यों ना मैं बहुपद को बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो देखो किस किस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले ध्यान देना है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर पे। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना। अगर आपके पास शून्यक दिया जैसे अल्फा बीटा दिया हो तो उससे द्विघात बहुपद कैसे बनाओगे। और वही सेम चीज अल्फा बीटा जब द्विघात समीकरण में आएगा तो मूल दिया रहेगा तो उससे द्विघात समीकरण कैसे बनाएगा। मतलब इसी का सेम टू सेम रेप्लिका आपको कहां करना है, द्विघात समीकरण में। तो इस पे बहुत 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 अच्छे से ध्यान देना। चलो मैं इसको क्या करता हूं, ढेर सारा स्टार मार्क कर लेता हूं, ढेर सारा स्टार मार्क। इस पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। चलिए तीसरा अध्याय अपना क्या है, तीसरा अध्याय अपना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब जहां युग्म की बात हुआ यानी वहां पे हम जोड़ा की बात कर रहे हैं। यानी यहां पे हमारे पास जो समीकरण आने वाले हैं जोड़ा में आने वाले हैं। यानी 2 हमारे पास समीकरण आने वाले कैसे, रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण मतलब रेखा आने वाली है। तो जहां पे भी 2 रेखा आएगी तो कैसे कैसे रेखा हो सकते हैं, या तो ऐसे प्रतिच्छेदी रेखा हो सकते हैं, या तो ऐसे संपाती रेखा हो सकते हैं, या तो वो समांतर हो सकते हैं। अब इनका कंडीशन कि हम समीकरण को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन संपाती रेखा है, कौन समांतर रेखा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत ध्यान देना है। तो ये सबसे पहले आपको ये इस पे ध्यान देना है, इस पे रेखाओं की प्रकृति पे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं जो हमारे पास रेखा दिया रहेगा, जो रेखा दिया रहेगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको हल कैसे करेंगे, उसका मूल कैसे निकालेंगे। तो उसकी जनरली 3 विधियां होती थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि अभी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। सिर्फ हमें 2 ही विधि पे फोकस करना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जिसमें सबसे अधिक आपको विलोपन विधि पे प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पे लगाओ विलोपन विधि पे, ताकि कोई कभी भी 2 समीकरण दे फट से किस विधि से सॉल्व करो, तो विलोपन विधि से। अगर एग्जाम में आपसे बोला जाए कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो ही प्रतिस्थापन विधि पे जाइएगा। अगर नहीं बोला गया तो आपको हमेशा विलोपन विधि का यूज करना, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला चौथा अध्याय जो बहुपद का ही रेप्लिका है, क्या, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण अगर आपने बहुपद अच्छे से कर रखा है तो द्विघात समीकरण आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए सबसे पहला जो क्या है, सबसे पहला वही हमें मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति किसकी सहायता से कर पाते हैं, विविधकर की सहायता से। अब विविधकर क्या होता है, डी क्या होता है, b² - 4ac। अगर वो मान लो ग्रेटर देन 0 होता है तो मैं बोलता हूं मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा। और d = 0 होता है तो मैं बोलूंगा मूल जो हमारा समान है, वास्तविक तो है, समान है। और d <0 हो जाता है तो मैं बोलता हूं कोई वास्तविक मूल हमें नहीं मिलेंगे, यानी अवास्तविक मूल मिलेंगे। तो ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए।
और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जैसे कि हमें बहुपद जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वहां तो गुणनखंड विधि सीख रखा होगा। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण को हल करने का एक विधि आता है, द्विघात सूत्र, जिसे हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है, बताइए बताइए क्या नाम होता है, श्रीधराचार्य का नियम। और वो होता है क्या, मैं आपको लिख के दिखा भी देता हूँ, होता है क्या, वो होता है जब मूल निकालना होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, है ना। अब डी क्या होता है, विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पता होना चाहिए। अगर इतना अगर आपसे मतलब आपको इतना अच्छे से आ गया तो मान लो कि आपका द्विघात समीकरण का नैया पार हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग 5वें अध्याय पे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपने समांतर श्रेणी अच्छे से कर लिया तो आपको थोड़ा सोचने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, थोड़ा आपका आईक्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए पूरा नया होता है, ये समांतर श्रेणी पूरा आपके लिए नया होता है। इसमें हमें वो देखना होता है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल पूछूं कि हमें 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का योग चाहिए, तो आप क्या करो, एक एक को बैठ के ऐड करना स्टार्ट करोगे, जोड़ना स्टार्ट करोगे। बट लेकिन अगर आप समांतर श्रेणी के फॉर्मूला जब को पता हो जाएंगे तो आप 1 मिनट के अंदर 1 से लेकर 100 तक के सम, 100 तक का योग बता पाओगे, समझे। इसलिए इस समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें दो टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। वो सबसे पहले समांतर श्रेणी एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए क्या होता है पहला पद, एन क्या होता है मतलब जो एनवा पद हो गया, डी क्या होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, ये पता होना चाहिए आपको। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एन पदों का योग, जिसमें मैंने अभी आपको बता दिया 1 से 100 तक का अगर योग ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला से। क्या होता है एस एन वाला फॉर्मूला, चलो लिख देते हैं। एस एन वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, समझ में आ गया ना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कौन सा चैप्टर, समांतर श्रेणी, और इसको जरूर आपको मतलब ज्यादा इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। फिर बढ़ते हैं हम लोग 6ठे चैप्टर में, जिसका नाम है त्रिभुज। हाँ, ये हो सकता है इस त्रिभुज में आपको थोड़ा सा जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ सकता है। लेकिन बाबू ध्यान दो, जितने भी सिद्ध करने वाले, जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। जहां 5 मार्क्स मिलेगा वहां पे तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगा ना, वो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है अपने पास आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं थेल्स प्रमेय। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन आता है कि थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए, 5 मार्क्स में आता है। और जहां 5 मार्क्स वहां पे हम जरूर रहेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ सिद्ध करके 5 नंबर चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको आप भूलना मत, इसको आप जरूर करना है, ठीक है, थेल्स प्रमेय को। फिर दूसरा इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनते हैं कि त्रिभुज की कसौटियां, समरूप त्रिभुज की कसौटियां बहुत सारे होते हैं, जैसे ट्रिपल ए हो जाता है जिसका कोलरी क्या होता है डबल ए, एस हो जाता है, ए से आ जाता है। तो ये सारे हमें कसौटियां पता होना चाहिए, और उन कसौटियों को हम कैसे उपयोग करते हैं, कैसे दो त्रिभुज को हम समरूप प्रूफ करते हैं, ये अच्छे से हमें प्रैक्टिस में आना चाहिए। और ये प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा था 45 दिन वाले वीडियो में, आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, आपका पीवाईक्यू का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको धीरे धीरे और सारी चीजें बताते चलूंगा कि कैसे कैसे आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और ये चैप्टर अपने लिए बहुत इजी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। अगर फॉर्मूला पता है तो आप सारे सारे क्वेश्चन कर लोगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 बिंदु दिया गया रहेगा, इनके बीच का दूरी निकाल लो, दूरी सूत्र लगाओ, आंसर मिल जाएगा। फिर 2 बिंदु दिया गया रहेगा, इसके बीच में तीसरा बिंदु आएगा, बोलेगा मैं आपको m/n में, मैं आपको 2:3 में विभाजित करता हूं, तो बताओ मैं कौन सा बिंदु हूं। तो सिंपली विभाजन सूत्र लगाना है और आंसर पाना है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके लिए अभी तक आप यहाँ पे रुके हो, और स्पेशली बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड में ना जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति के परिचय से। 35 से 40 मार्क्स मात्र इसी चैप्टर से आ जाते हैं। तो अगर सिर्फ आप ये चैप्टर करके जा रहे हो तो आप तो ऐसे ही पास हो जाओगे। तो किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई एक ऐसा टिप्स बता दो, कोई ऐसा तरीका बता दो, कोई ऐसा चैप्टर बता दो जिसकी मदद से मैं सिर्फ पास हो जाऊं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो कौन सा, त्रिकोणमिति का परिचय। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करके जा रहे हो, एक एक क्वेश्चन लगा के जा रहे हो, एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा जा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जा रहे हो,
अगर आप 35 नंबर ला ले रहे हो तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे, क्योंकि 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, जैसे साइन थीटा दिया रहेगा, उसकी मदद से टैन थीटा निकालने के लिए बोल दे, कोसेक थीटा निकालने के लिए बोल दे, इजी सा क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा, अपने कोणों के मान पता होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। तो ये जो कोणों के मान है ना, हमें ऐसे कंठस्थ रहने चाहिए कि रात को मैं 12 बजे उठा के आपको पूछूं कि बताओ सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, बताओ कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता होना चाहिए। ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसे हमें कोणों के मान याद होने चाहिए। समझ में आए? अगर आपको कोणों के मान पता है, इससे जो भी क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है साइन 30 बाई टेन 30, अगर हमें कोणों के मान ही नहीं पता है तो कैसे हम पता कर पाएंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। समझ में आया ना? तो हमें कोणों के मान एकदम कंठस्थ रहने चाहिए। तो इसलिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी के अभी आपको करना क्या है, क्योंकि पूरा इंटायर जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक आपको ये कोणों के मान उपयोग में आने वाले हैं। आइदर आप साइंस में भी जाते हो, बायोलॉजी के लिए भी जाते हो, तब भी आप इन फ्यूचर आपको कोणों के मान का यूज करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं आज ही हम इसको लिखे और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका ले, ताकि जब भी मैं देखते रहूं मुझे याद रहते हैं। ठीक है, एकदम याद कर लेना, आज का आज ये काम कंप्लीट करना है तो करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो त्रिकोणमितीय परिचय में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला वो है त्रिकोणमितीय सर्वसममिका। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये सारी हमें 3 सर्वसममिका अच्छे से पता होना चाहिए। इसको कैसे उपयोग करना है, ये मतलब ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कैसे इसको उपयोग करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन 5 नंबर वाले बनते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चे को सबसे पहले समझ में आ गया तो क्वेश्चन जरूर बना लेता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है कि उसको यही नहीं पता चलता है कि सर उन्नयन कोण कैसे पता चलेगा और नमन कोण कैसे पता चलेगा। जैसे हमें पता है क्षैतिज रेखा के नीचे जब देखते हैं तो अवनमन कोण हो जाता है, क्षैतिज रेखा के जब ऊपर वाला कोण बनता है तो उन्नयन कोण होता है। लेकिन क्वेश्चन में कभी लिख कर नहीं बताएगा कि यहाँ पे उन्नयन कोण है, यहाँ पे अवनमन कोण है। आपको पता करना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के, डायग्राम बना के। अगर इसका डायग्राम बना ले रहे हो तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जरूर जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस पे 5 नंबर मिलेंगे। तो क्यों नहीं इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर अगला बात करते हैं हम लोग वृत्त की, और ये हमारा तीसरा सबसे आसान सा चैप्टर आ गया। बहुत ही आसान सा चैप्टर आ गया। इसमें ना आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि इसमें जनरली आपको स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जाता है। तो कभी क्या होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया रहता है तो त्रिज्या पूछ लेता है। तो कभी क्या होता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई नहीं दिया गया रहता है, त्रिज्या दिया गया रहता है, कण दिया गया रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा के और स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल लेता हूँ। तो ये मतलब बहुत ही आसान सा चैप्टर रहने वाला है वृत्त। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कुछ प्रूफ आ जाते हैं कि मान लीजिए बाहरी बिंदु से अगर जो भी मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं तो क्या वो बराबर होती हैं, ये सिद्ध करने के लिए आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां पे कराने वाले हैं, अब है बिहार बोर्ड में, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है रचना। और यहां से भी कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 5 मार्क्स के। अब देखो ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है जो आपको जरूर 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 करके जाना चाहिए। मात्र आधे घंटे की मेहनत से आप 5 मार्क्स पा लोगे। क्यों? क्योंकि देखो सिमिलर टाइप के इसमें समरूप त्रिभुज की रचना करनी होती है। एक क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आराम से उसको फॉलो अप करना, या कोई भी आप यूट्यूब पे देख लेना लेक्चर, वहां से देखना कैसे हम समरूप त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो, उस पर 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओ, आपको उसी के जैसा हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ नजर आएगा। तो ये चैप्टर आपको भूलना नहीं है, जरूर करके जाना है। ठीक है, और स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, अधिकतर बच्चों को ये कंफ्यूजन आता है सर ये चैप्टर हट गया। नहीं, बिहार बोर्ड में अभी भी ये चैप्टर है और इसको हमें करके जाना है। समझ में आए? तो इसको भूलना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब ये चैप्टर जो है ना, क्यों आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, इसलिए मुश्किल लग सकता है कि आपको ना ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि त्रिज्यीय खंड कैसे बोलेंगे, वृत्तखंड किसको बोलेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्यों कैसे निकालेंगे। देखो सबको ना त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन वृत्तखंड में वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्तखंड में पहले हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है और उसमें से हमें घटाना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कभी वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज बन जाता है, कभी वो त्रिभुज जो है हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो उसके हमें क्षेत्रफल निकालने आने चाहिए। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर हो जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लोगे। समझ में आए? बाकी अधिकतर बच्चे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई या इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम को सिर्फ यहाँ पे होता है वृत्तखंड पे, जो मैंने आपको बता दिया पहले। तो पहले आप ढेर सारा प्रैक्टिस करो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो जब हमारे पास जो एंगल हो जाते हैं, कोई एक एंगल 120 डिग्री दे दे, क्योंकि अधिकतर जब भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो 120 डिग्री वाला ही पूछेगा। अगर 2 या 3 नंबर में पूछेगा तो जनरली 90 डिग्री या 60 डिग्री वाला पूछेगा, ठीक है। तो 120 डिग्री में बस 2 पार्ट में बांट लेना, उसको आसानी से समकोण त्रिभुज बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया ना? किस पे फोकस करना है हमें? वृत्तखंड के क्षेत्रफल। किस पे फोकस करना है हमें? वृत्तखंड के क्षेत्रफल पे। चलो मैं इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लेता हूं, इस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये भी जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूला का गेम है। अगर आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से याद है, जैसे घन का फॉर्मूला, घनाभ का फॉर्मूला, शंकु बेलन का फॉर्मूला। अब होता क्या है, सारे बच्चे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ के याद करते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे नहीं करना है, आपको सारे फॉर्मूलों को थोड़ा देखना है कि कैसे ये फॉर्मूला बना। जैसे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आया होगा, 6 आयतों का क्षेत्रफल मिलकर बना होगा। तो आप ऐसे सोचो कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है, तो आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। लिख लिख कर याद करना, नहीं कि ऐसे बैठ के हम पूरा बैठ गए और ऐसे याद कर रहे हैं, तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला को आपको लिख लिख कर याद करना है, देखो कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे मैं पूछूंगा कि बताओ कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पार्श्व मतलब क्या होगा, छत और फर्श हटा देंगे तो पार्श्व बन जाएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई हटा देंगे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे अगर आपको लॉजिक पता होगा तो फॉर्मूला याद करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये अगर आपसे हो गया तो इसमें जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दो आकृति को, दो ठोसों को मिलाकर उसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, उसका आयतन पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लो कि ये बेलन दिया गया, इसके ऊपर एक शंकु रख देंगे, ठीक है। उसका बोलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कुल आयतन निकालो, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है ना। ठोसों के संयोजन से जो भी मिलता है, चलो मैं इसको से क्या करता हूँ, स्टार मार्क कर लेता हूँ। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमें फॉर्मूला पता होंगे। फॉर्मूला नहीं पता होगा वो फंस जाओगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना है। तो जैसे आप त्रिकोणमिति में कोणों के जो मान को लिखकर रखे हो, तो इसको भी आप लिखकर चिपका दो और बार बार प्रैक्टिस करते रहो। जब कहीं भूलो फिर देख लो कि हाँ कहाँ पे मैं भूल रहा हूँ। बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला जरूर याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हम लोग अगला जो 2 चैप्टर है, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये दोनों चैप्टर हमारे लिए सबसे आसान सा चैप्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो देखो सांख्यिकी में क्या होता है, 2 प्रकार का आंकड़ा होता है, एक अवर्गीकृत, वर्गीकृत। अवर्गीकृत से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। वर्गीकृत डेटा से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर वाले। जैसे मान लो कि आपके पास अगर बहुलक बहुलक पूछ लिया जाए, वर्गीकृत आंकड़ा का फॉर्मूला पता होना चाहिए बहुलक निकालने का। माध्यक पूछ लिया जाए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखो, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं माध्यक की। तो माध्यक 3 प्रकार से निकालते हैं, आपको ये पता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। क्वेश्चन में जब तक बोले नहीं कि हमें पग विचलन विधि से बनाना है, तब तक आपको मतलब नहीं बनाना है। अगर नहीं बोला क्वेश्चन में, डायरेक्ट आप प्रत्यक्ष विधि से बना सकते हो, जो कि मेरे लिए सबसे आसान होता है। क्लियर है? उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि क्या होता है, समेशन xi fi डिवाइड बाई समेशन fi। डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इसे हमें कल्पित माध्य से बनाना है, तो फिर कल्पित माध्य वाले विधि पे हम जाएंगे। क्लियर है? ये सब कुछ आपको कहां सिखा देंगे, अभय बिहार बोर्ड में, है ना। चलिए बढ़ते हैं, जो सबसे आसान वाला चैप्टर है वो क्या है, प्रायिकता। मैं प्रायिकता को सबसे आसान चैप्टर इसलिए मानता हूं, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या प्रायिकता क्या होता है, फोटो। देखो सबको अपना अपना फोटो सेल्फी लेना सबको अच्छा लगता है ना। क्या होता है, फोटो। फोटो, अब फोटो का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ऐसे समझ लो। तो हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो जहां प्रायिकता निकालना हो, सबसे मेरा पहला काम चेक करो कि कुल परिणाम क्या है। जैसे आपको पता चल गया कुल परिणाम क्या है, तो फिर उसमें देख लो कि निकालना क्या है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने पूछा कि एक सिक्का को उछालने पे हमें हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो पहले एक सिक्का उछाले, कुल परिणाम क्या हो सकता है, या तो हेड या तो टेल। कितना हो गया कुल परिणाम, 2। अब मैंने पूछा हेड आने की, हेड कितनी बार आया, 1 बार, तो अनुकूल परिणाम क्या हुआ, 1। तो सबसे पहला काम क्या है, आपका कुल परिणाम निकलना है, उसी में आपका अनुकूल परिणाम छुपा हुआ रहता है। क्लियर है? तो इस प्रकार ये हमारे जो 15 चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारे इंपोर्टेंट टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसी टॉपिक को आपको एकदम, इन सारे टॉपिक को तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। एग्जाम में अगर आप ये टॉपिक छोड़ के जा रहे हो, यानी मान लो कि आपका मार्क्स कटने वाला है।
कम से कम जितने भी मैंने टॉपिक बताए सारे टॉपिक आपके कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि इस सारे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। क्लियर है? अब इतना बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ये सारी चीजें बता दिया, फिर लेकिन मैं जैसे अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूं मैं पीछे की सारी चीजें भूल जाता हूं। उसका क्या तरीका है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि रिवीजन करने का तरीका, रिवीजन करने का तरीका एकमात्र मतलब जो टॉपर्स रिवीजन करते हैं एक ही है। वो क्या है? जैसे मान लो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा, ऐसे पढ़ने के बाद मैं दूसरे चैप्टर पर मैं जैसे गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मेरा पहला चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। फिर मैं दूसरे चैप्टर से तीसरा चैप्टर पे गया, तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मेरा पहला दूसरा दोनों रिवाइज होना चाहिए। इसी तरह मैं चौथा चैप्टर गया, चौथा चैप्टर पर जाने से पहले मेरा पहला दूसरा तीसरा रिवाइज होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं। देखो ध्यान दो, जैसे आप दूसरे चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, पहला दिन आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा पहले चैप्टर को रिवाइज करने में। जैसे आप तीसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे तो पहला दिन आपको लगेगा कि पहले चैप्टर में जितना टाइम दिया था आज उससे कम टाइम देना पड़ रहा है। वही स्ट्रेटजी होती है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते जाओगे और एट द एंड आप जब आओगे तो आपको ये लगेगा सर मुझे अब रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने साथ के साथ जब मैं 15वां चैप्टर पढ़ रहा था तो पहले से लेकर 14वां चैप्टर तक मैं रिवाइज करते आ रहा था। तो 15वां चैप्टर जिस दिन आप पढ़ रहे होगे ना, आपको फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10वां चैप्टर में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस पे आपने रोज 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 टाइम दिया रिवाइज करने में। समझ में आया? तो ये टॉपर्स रिवीजन मेथड होता है, तो इसको आप जरूर फॉलो करो, जरूर। इसमें आपको रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो देखो अभी के लिए क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा सर ये सारी चीजें हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया, सर इसका कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए ना, जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया इसका कुछ बता दीजिए ना, इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो अपने केसी सिन्हा वाले जो क्वेश्चन है, पीवाई की जो सीरीज के क्वेश्चन है, इसको कहीं आप कराओगे क्या? हाँ बाबू देखो मैं तो कराने वाला हूँ। मैं कहाँ पे कराने वाला हूँ? मैं आपको कराने वाला हूँ अभय बिहार बोर्ड में। तो अभी तक अगर आपने अभय बिहार बोर्ड में इनरोल नहीं कराया हो तो जल्दी से जल्दी करा लो। इनरोल कराने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आपको इनरोल हो जाना है। ठीक है? देखो मैंने जितनी भी चीजें अभी तक बताया, जितनी भी चीजें मैंने उस दिन बताया था कि आपको मैंने 3 भाग में बांट के बता दिया था कैसे कैसे करना है, फिर मैंने उसमें बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे कैसे करना है। सब मैं आपको एक एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी अगर आप सेल्फ कर पा रहे हो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं जानता हूं कि अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हाथ पकड़ के बोलना पड़ता है वो ये करो, ये करोगे तो होगा, ये नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं समझ रहा हूं। तो देखो उसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है? अभय बिहार बोर्ड। तो जल्दी से जल्दी बाबू आप यहाँ पे आओ, हम लोग मिलकर पढ़ेंगे और मिलकर मचाएंगे। ठीक है? तो शुक्रिया मेरे टॉपर्स।